आज मैं कुछ आपको 6-7 ऐसे पॉइंटर्स देने वाला हूं। उन पॉइंटर्स का ख्याल आपको हमेशा रखना चाहिए, स्पेशली जब आप ऐसे काम में हो जहां पर आपकी बात का वजन होना चाहिए। आपकी बात से आपका धंधा चलता है, आपका काम चलता है, आपकी रोजी रोटी आपके बात की वजह से चलती है, फिर तो उन पॉइंटर्स का ख्याल आपको जरूर रखना चाहिए, जो पॉइंटर्स अभी आपको मैं बताने वाला हूं। देखो, भाषा एक ऐसी चीज है ना, ये विचारों को ट्रांसफर करने का माध्यम होता है भाषा। आप अपने विचार, अपने थॉट्स, अपनी बातों को किसी के सामने रख सकते हो भाषा के माध्यम से। तो भाषा का सही इस्तेमाल, भाषा का दुरुस्त इस्तेमाल, ये आपको आना ही चाहिए। और कहते हैं कि भाषा एक थाली की तरह होता है और हमारे शब्द, हमारी बातें उस थाली में रखे भोजन की तरह होती है। कोई भी इंसान थाली को नहीं खाता, उसमें रखे भोजन को खाता है। भोजन का मतलब हमारी बातें। उस भाषा, हिंदी हो या अंग्रेजी हो, फारसी हो, कोई भी भाषा हो, उस भाषा में हमारा कंटेंट कैसा है, हमारी बातें कैसे, हमारे शब्द कैसे, हमारे वाक्य कैसे हैं, वो मैटर करता है। बिकता वो है, काम उससे होता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल अगर आपको दूं, मान लो आप एक सेल्स प्रोफेशनल हो और मान लो कंप्यूटर बेचते हो और किसी सरकारी ऑफिस में आप जाते हो। उस सरकारी ऑफिस ऐसा है कि जितने भी कर्मचारी वहां काम कर रहे हैं, हर किसी के टेबल पर वो गत्ता लगा हुआ है पुरानी फाइलों का। एक होता है ना, सरकारी ऑफिस में फाइलों की ढेर होती है और हर फाइल पे धूल जमी हुई है, हर टेबल पे धूल जमी हुई, और ऑफिस का कर्मचारी वहीं बैठ के काम करता है। वहां पर आप जाते हो, वहां पर सीनियर एम्प्लॉय से वहां मिलते हो, बात करते हो। आपको बेचना कंप्यूटर है और आप उसको कुछ इस तरीके से समझाते हो कि अगर आप यहां पर कंप्यूटर लगवा लेते हो तो आपकी सबसे पहले तो ये फाइलों की जो गड्डी है ये हट जाएगी। ये सारा फाइल आपके कंप्यूटर के अंदर घुस जाएगा। कल सुबह जब आप यहां सुबह आओगे तो आपका टेबल इस तरीके से बिखरा हुआ गंदा नहीं मिलेगा। आपका टेबल बिल्कुल नीट एंड क्लीन मिलेगा। ब्लैक कलर का एक बॉक्स रखा हुआ मिलेगा आपको टेबल पे। सिर्फ वो बॉक्स क्या होगा, वो मॉनिटर होगा। आपको कुछ भी सर्च करना हो, विद इन सेकेंड्स आपके फाइल आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पर होगा। यानी कि जो समय आपको लगता था पहले धूल झाड़ने में, फिर फाइल को ढूंढने में, वो समय बचेगा। कल को आप इरिटेट होते थे वो फाइल को ढूंढने में, धूल हटाने में, वो इरिटेशन आपका बचेगा। आपका मूड अच्छा रहेगा, ऑफिस साफ रहेगा, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। सर चांसेस हैं कि वहां पे कंप्यूटर का काम आपका हो जाए। मतलब मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि हमेशा ना भविष्य को संदर्भ में रख के बात करना। अगर आप सेल्स में हो, अगर आप कुछ बेचने के इरादे से कहीं जाते हो, हमेशा भविष्य को संदर्भ में रख के बात करो। हमेशा फ्यूचर को सेंटर पॉइंट बना के बात करो। और फ्यूचर को जब आप बात करो तो कुछ इस तरीके से बात करो कि आपकी बातें वीडियो के माध्यम से उसके दिमाग तक पहुंचे, उसकी बातों उसके दिमाग को हिट करे वीडियो के माध्यम से। जैसे मैंने अभी बात कर रहा था, मैं ब्लैक कलर का डब्बा, उसके ब्लैक कलर का कंप्यूटर उसके टेबल पे रखा हुआ है, टेबल क्लीन, फाइलों का गट्टा, मैंने जब बात करी तो ये सब जब मैं बात बोल रहा हूं आपके दिमाग में जरूर ये सब इमेज बन रहा होगा। यानी कि अगर मैं इन चीजों की इमेज क्रिएट करवा पा रहा हूं और ये वीडियो के माध्यम से, मतलब ये इमेजेस की सीक्वेंस, वीडियो क्या होता है, इमेजेस का सीक्वेंस ही होता है ना। अगर मैं आपके दिमाग तक ये चीजें पहुंचा पा रहा हूं तो मतलब मैंने अपना काम कर दिया। अब मेरा चांसेस बहुत ज्यादा है कि मेरा काम हो जाए। सर कुछ भी बेचना हो, किसी से भी बात अपनी मनवानी हो, चाहे पिता से मनवानी हो, चाहे पत्नी से बात मनवानी हो, चाहे अपने बेटे से मनवानी हो, चाहे दोस्त से मनवानी हो, चाहे कस्टमर से मनवानी हो, चाहे बॉस से मनवानी हो, चाहे एम्प्लॉय से मनवानी हो, बात करने का संदर्भ भविष्य में लेके जाने की आदत डाल दो। सर कुछ भी, आपको अगर पापा से अपने मोबाइल चाहिए तो क्या बात करोगे? मोबाइल लेंगे तो ऐसा वैसा, आपकी सोसाइटी में इज्जत बढ़ेगी, मैं ये वाला काम कर पाऊंगा, जल्दी हो जाएगा, आपका बेटा परफॉर्म अच्छा कर पाएगा, आपके बेटे के नंबर स्कूल में आएंगे, मेरा जो टॉपिक ये सब मिलता है मैं गूगल पे फट से सीख लूंगा, उसको यूट्यूब पे देख लूंगा। फ्यूचर दिखाता है वो बच्चा, तब जाके उसको मोबाइल मिल जाता है। नहीं, भविष्य का संदर्भ और भविष्य दिखाने की कला वीडियो के माध्यम से रखो। मतलब वीडियो नहीं, मोबाइल में वीडियो दिखाना है। वीडियो मतलब आपकी बातों, आपके शब्द, आपके वाक्य ऐसे होने चाहिए कि सामने वाले के दिमाग में वीडियो क्रिएट हो जाए, काम हो जाता है। फिर देखो होता यह है कि आप लोगों के इच्छा के खिलाफ, अगर मान लो आप बॉस हो, आप अपलाइन हो, तो आप लोगों से कई बार जबरदस्ती काम करवा लेते हो, आप कई बार अपनी बात मनवा लेते हो, ऐसा आपको लगता है। लेकिन लोगों की राय आप तब तक नहीं बदल सकते हो जब तक आपके विचार उसके विचारों से मैच न कर जाएं। देखो मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि एक अच्छा गुरु वही होता है जो अपने विद्यार्थी में पढ़ने की इच्छा पैदा कर दे। एक अच्छा गुरु वही होता है जो अपने विद्यार्थी में पढ़ने की इच्छा पैदा कर दे। क्योंकि अगर उसने इच्छा पैदा कर दिया तो विद्यार्थी तो पढ़ अपने आप लेता है। तो दुनिया का कोई भी गुरु अपने विद्यार्थी को ज्ञानी नहीं बना सकता तब तक जब तक उसके विद्यार्थी में सीखने की इच्छा पैदा ना हो। द्रोणाचार्य सेम टाइम पर कौरवों को भी सिखा रहे थे, पांडवों को भी सिखा रहे थे। कौरव सीख पाए, पांडव सीख पाए, कौरव नहीं सीख पाए। कारण सिर्फ इतना था, कौरवों में इच्छा पैदा नहीं हो पाई। कि कौरवों के दिमाग में फीडिंग शकुनी की थी, लेकिन पांडवों के दिमाग में फीडिंग संस्कार और धर्म की थी, वो सीख पाए। ठीक इसी तरीके से एक सफल सेल्स प्रोफेशनल वही होता है जो अपने कस्टमर में सर प्रोडक्ट के प्रति इंटरेस्ट पैदा कर पाए, अपने सामान के प्रति इंटरेस्ट पैदा कर पाए, वही सफल सेल्स प्रोफेशनल होता है। क्योंकि बेचने की कोशिश करोगे तो हर आदमी अपने आप को रेसिस्ट करता है। जैसे किसी को ये फील हो जाएगा ना, ये आदमी मुझे कुछ बेचने की कोशिश कर रहा हो, चाहे कितनी भी अच्छी चीज बेच रहे हो, वो आपसे नहीं खरीदने का।
बातचीत में हमेशा इस बात का ख्याल रखो कि मुझे बेचना नहीं है, मुझे इस चीज को फोर्स नहीं करना है, मुझे अगर इससे कुछ काम करवाना है तो मैं इसमें इंटरेस्ट पैदा कर पाऊं मैं अपने सामान के लिए। यह जिंदगी में हर जगह लागू होती है, चाहे दुनिया का कोई भी रिलेशन हो, दुनिया के किसी भी दो रिलेशन के बीच में अगर बातचीत हो रही है तो आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि सामने वाले के मन में मैं अपनी चीज के लिए इंटरेस्ट पैदा करवा पाऊं। अगर ये करवा दिया तो सामने वाला फिर डिसीजन हमारे फेवर में दे देता है। एक कुंवारा था जो बहुत सारी लड़कियां देख रहा था शादी के लिए। उसके माँ बाप उसको बहुत सारी लड़कियां दिखा रहे थे, किसी लड़के में कुछ कमी, किसी लड़के में कुछ कमी, किसी लड़के में कुछ कमी, कमियां ही निकालते रहा पूरी जिंदगी। उम्र हो गई 40 साल। अब इसको समझ नहीं आ रहा, मेरे मन के मुताबिक तो लड़की मिल नहीं रही भाई। तो ये भाई साहब तपस्या करने लगे, शिव जी की तपस्या किया। शिव जी प्रकट हुए। शिव जी को इन्होंने बोला कि मुझे दुनिया की सबसे अच्छी औरत चाहिए। शिव जी बोले तथास्तु, जल्दी में थे। शिव जी बोले तथास्तु, ठीक है ले लो। मदर टेरेसा मिल गई भाई साहब को। अब दुनिया की सबसे अच्छी औरत शिव जी के हिसाब से मदर टेरेसा दे दिए। अब यहां पर समझने की कोशिश ये करो कि भाषा के साथ साथ भाव मैटर करता है। भगवान जब प्रकट हुए तो वो अपने भाव भगवान के सामने नहीं रख पाया, वो सिर्फ शब्द को रख पाया। और शब्दों का मतलब हर किसी के लिए अलग अलग होता है। हर किसी के शब्दों का मतलब आप जिस तरीके से कह रहे हो, आप जिस मनसा से कह रहे हो, वो कतई नहीं होता। हर किसी के लिए शब्दों का मतलब वो होता है वो जो अपने दिमाग में उस शब्द का मतलब उस वक्त चला रहा है। अब भगवान को बोलोगे सबसे अच्छी औरत, तो भगवान के मन में तो डेफिनेशन थोड़ी होगा सुंदर, शादी के लिए मांग रहा है, किस चीज के लिए मांग रहा है, अच्छी औरत ले ले, मदर टेरेसा अच्छी कौन है। देखो जब भी मुंह खोलो, जब भी किसी से कुछ भी बोलो, कहीं भी कुछ भी बोलो, बिना पूरी परिस्थिति को समझे हुए मत बोलो। एग्जांपल से अगर आपको समझाऊं, महाभारत में कुंती के पास जब अर्जुन द्रौपदी को जीत कर आए थे, स्वयंवर में जीत करके आए थे, तो पांचों भाई आए थे। जीता अर्जुन ने था, पांचों भाई साथ में आए थे। तो कुंती जो है शिव की आराधना में लगी हुई थी। भीम ने बोला अरे देखो भ्राता अर्जुन क्या जीत करके लाए हैं। तो कुंती को लगा अरे ये तो कुछ ना कुछ जीतते ही रहते हैं। तो कुंती बोली एक काम करो, जो भी लेकर के आए हो, देखा भी नहीं उस तरफ कि क्या जीत के लाया, बोले जो भी जीत के लाया हो भैया आपस में पांचों बांट लो। अरे बाप रे बाप, फिर ये तो गड़बड़ हो गया। अब पत्नी को पांचों में कैसे बांटे। अब मां ने बोल दिया है। अब मां ने बोला अच्छा, स्पेशली तब जब आप एक अथॉरिटी होल्ड करते हो, जब आपके पास पावर है, जब आप किसी सीनियर लेवल पर हो, जब आप बहुत सारे टीम को लीड करते हो, तब तो बिना पूरी परिस्थिति जाने आप मुंह खोल ही नहीं सकते। खोलोगे तो वही हाल होगा जैसा कुंती की वजह से द्रौपदी पत्नी थी अर्जुन की, लेकिन 5 लोगों की पत्नी बन के रह गई हो। और उसकी वजह से द्रौपदी को पूरी जिंदगी पता नहीं कितनी चीजें सुननी पड़ी कि 5 लोगों की पत्नी, 5 लोगों के साथ ये औरत रहती है, बहुत कुछ पूरी जिंदगी प्रताड़ना सुननी पड़ी, बस इस एक चीज की वजह से। पूरी परिस्थिति को जाने बिना कभी भी मुंह नहीं खोलना। और वैसे भी कहते भी हैं मुंह का काम पार्ट टाइम में होता है, ये दुकान का काम फुल टाइम में होता है, और ये दिमाग का काम ओवर टाइम में होता है। हमारे पास मुंह एक है, कान 2 हैं, और दिमाग के लिए तो इतना बड़ा पूरा एरिया दिया है। सबसे ज्यादा रोल इसका है, उसके बाद इसका है, और उससे भी कम इसका है। आप तब कुछ नहीं सीखते जब आप बोल रहे होते हो, आप तब ही सीखते हो जब आप चुप रह करके सुन रहे होते हो। यस, मुंह का काम पार्ट टाइम का है, ये ना बोलना। और जब भी ये पार्ट टाइम में भी जब एग्रेसिव हो, जब काम में उतरे, तो पूरी परिस्थिति जाने बिना नहीं बोलना है, ठीक है। नेक्स्ट, डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। अक्सर 2 लोगों के साथ डिस्कशन में आप देखोगे, किसी भी तरह का डिस्कशन हो, चाहे सेल्स में हो, नॉन सेल्स में हो, अक्सर 2 लोगों के डिस्कशन में आप देखोगे छोटी छोटी बातों पे कई बार विवाद हो जाता है। बहुत छोटी बातों पे, वो इतनी छोटी बात होती है कि हम किसी को बता भी नहीं सकते कि मैं उससे इस बात पे लड़के आया हूं, इतनी छोटी बात। और अक्सर हम सामने वाले की बात को, अगर हमारे लिए चीज नया है, हमारे लिए काम नया है, तो हम बड़ा टेंशन में आते हैं। अरे बाप रे बाप, हमको कैसे बोल दिया। जैसे मम्मी, मान लो 2 भाई घर में हैं और बड़े भाई को बोल दिया अरे जाओ जरा सब्जी लेकर के आओ, तो बड़का बोलेगा हमको कैसे बोल दिया, छोटका यहां बैठा वो उसको बोलो। भगवान जी जब समुद्र पार कर रहे थे ना, जब पहली बार वो लंका जा रहे थे मां सीता के पास संदेश लेने के लिए रावण के यहां, तो उनके सामने एक राक्षसी पैदा हुई, समुद्र से निकली राक्षसी। और राक्षसी ने बोला कि तुमको हम समुद्र पार तभी करने देंगे जब तक तुम मेरे मुंह से हो करके बाहर ना निकल जाओ। तो राक्षसी तो ये सोच रही थी कि मेरे मुंह अंदर जाएगा, मैं इसको अंदर ही दबोच लूंगी। तो हनुमान जी को लगा इसके अंदर जाना है और जाकर के निकलना है। ठीक है, अपना आकार बड़ा कर लिया हनुमान जी, राक्षसी अपना मुंह और बड़ा कर ली, हनुमान जी और अपने आप को बड़ा कर लिया, राक्षसी अपने आप को और बड़ा कर लिया, हनुमान जी और बड़ा 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 करते चले गए, राक्षसी भी उसी हिसाब से अपना मुंह बड़ा करती चली गई। और इतना बड़ा कर लिया राक्षसी ने अपना मुंह कि अब उसको आगे पीछे इधर उधर कुछ दिख ही नहीं रहा, क्योंकि मुंह इतना खोल रखा उसने। तो हनुमान जी तुरंत अपना साइज छोटा करते हैं, पुट से इतना सा, और मुंह के अंदर घूम घाम करके वापस आ जाते हैं। अब बोलते हैं देखो भैया मैं तो आ गया, अब जाने दो मेरे को। मैं इस उदाहरण से समझाना ये चाह रहा हूं कि राक्षसी ने सिर्फ इतना बोला था कि मेरे मुंह के अंदर जा करके वापस आ जाऊं।
हम और आप अगर उस जगह पर होते तो इस टेंशन में आ जाते, इसी टेंशन में हम रह जाते, भैया इसके मुंह के अंदर जाएंगे तो तुमको छोड़ेगी नहीं, बड़ा विधा हो गया, बड़ा टेंशन वाला बात हो गया, होगा कैसे, इससे लड़ जाए, इससे युद्ध करे, क्या करें। लेकिन वो हनुमान जी थे, बुद्धि लगाए, बोले बस इतना सा बात, मुंह के अंदर जाके निकलना ना, ठीक है ऐसे कर लेते हैं। सर विवाद कई बार सिर्फ इस वजह से खत्म हो जाते हैं कि एज इट इज वर्ड को अगर हम इंप्लीमेंट कर दें। हर शब्द का मतलब जरूरी नहीं है, हर काम का मतलब जरूरी नहीं है कि कॉम्प्लिकेटेड हो। जैसे मान लो इस जगह पर जहां भी आप बैठे हो, बाहर निकलते ही कोई आदमी सड़क पर खड़ा मिले और आपको बोले कि ये 500 का नोट ले लो भाई, ऐसे ही बोले 500 का नोट ले लो भाई, आपके मन में तुरंत शंका है कि 500 का नोट मुझे क्यों दे रहा है, आज के टाइम में तो 500 का नोट देता नहीं है, ये क्यों दे रहा है मुझे, और अगर दे रहा है तो कुछ गड़बड़ है, कहीं डुप्लीकेट तो नहीं है, कहीं ये मुझे देगा, मैं लूंगा और आगे जाकर के मुझे पुलिस तो नहीं पकड़ लेगी। ओ, आप लोगे ही नहीं उसे 500 का नोट। दरअसल वो 500 का नोट इसलिए दे रहा था कि वो कोई अच्छा कर्म करके आया होगा, हो सकता है कोई बहुत बड़ी उपलब्धि, कोई लॉटरी लगी होगी, भगवान की कोई मन्नत होगी जो पूरा करने आया हो, लाइन में सबको 500 का नोट बांट रहा है, हो सकता है ऐसा हो। लेकिन हमारे मन में वो ख्याल नहीं आ सकता ना, हमारे मन तो हम तो कॉम्प्लिकेट करने की आदत हो चुकी है। कई बार सर शब्दों का ज्यादा मतलब ना निकाल करके एज इट इज अगर उसको इंप्लीमेंट किया जाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसे ही खत्म हो जाती हैं, जैसे हनुमान जी ने खत्म कर दिया। वैसे एक चीज और समझ में आती है हनुमान जी की स्टोरी से कि जब भी किसी मिशन, जब भी किसी लक्ष्य के लिए अगर आप निकले हो ना, आपका टेस्ट जरूर लेता है भगवान, परिस्थिति, नेचर, प्रकृति आपका टेस्ट जरूर लेती है। दरअसल वो जो राक्षसी थी ना, वो राक्षसी नहीं थी, देवताओं ने भेजा था कि हनुमान जो इतने बड़े काम के लिए जा रहा है, जरा इसको चेक करो, इसकी बुद्धि टेस्ट करो, इसका बल चेक करो, दोनों चेक करो, क्या ऐसा तो नहीं कि एकदम आयुर का तला खाली ताकतें लेके घूम रहा है, कुछ बुद्धि भी है इसके पास, जरा टेस्ट करो। भगवान ने भेजा उस राक्षसी को टेस्ट करने के लिए। इसी तरीके से आप भी कोई बड़े मिशन के लिए अगर काम कर रहे हो तो टेस्ट होगा, कई बार टेस्ट होगा, बार बार टेस्ट होगा। और जब टेस्ट हो रहा है तो दुखी मत होना, खुश होना, क्योंकि भगवान की नजर है आप पर, भगवान आपका टेस्ट ले रहा है और वो चेक कर रहा है कि ये जाने लायक है कि नहीं है। 8 अरब की आबादी में नजर आप पर पड़ी है, 8 अरब की जनसंख्या है ना, नजर आप पर पड़ी है कि भैया इसको कुछ देना है तो जरा पहले इसका टेस्ट ले। मुश्किलें हमेशा टेस्ट लेने के लिए आती हैं सर, मुश्किलों का कोई रोल नहीं होता है। हनुमान जी के सामने वो जो राक्षसी आई, मुश्किल तो थी, टेस्ट में पास हो गए, आगे चले गए। बड़ी उपलब्धि कभी भी टेस्ट के बिना नहीं मिलती, कभी भी नहीं मिलती। यूज इमोशन मैनिपुलेटिंग वर्ड्स। अक्सर आपको जब लोगों से काम करवाना हो ना, जब सीधे सीधे आपकी बात नहीं बन रही हो, जब सीधे सीधे आपका काम नहीं हो रहा हो, तो कई बार इस नीति का इस्तेमाल करना होता है। इसको कूटनीति आप कह सकते हो, इसको चाणक्य नीति आप कह सकते हो। इमोशन मैनिपुलेटिंग वर्ड मतलब सामने वाले के इमोशन से कई बार आपको खेलने की जरूरत पड़ती है। हाँ, ये सही तब है जब आपके इंटेंशन नेक हो ये करने के पीछे। जैसे महाभारत में दुर्योधन अक्सर इस चीज का इस्तेमाल क्या करता था, वो जब भीम से युद्ध हो रहा था, लड़ाई कर रहा था, तो प्रतियोगिता जब हो रही थी, प्रतियोगिता थी हेल्दी कंपटीशन, जब पहली बार पांडव हस्तिनापुर में एंटर कर रहे थे ना, तो चेक करने के लिए कि गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में कौन बढ़िया अच्छा ज्यादा शिक्षा लेकर के आया है, इसके लिए एक हेल्दी कंपटीशन रखते हैं, हेल्दी कंपटीशन। और उस हेल्दी कंपटीशन का रूल था कि कोई गुस्से में नहीं लड़ेगा एक दूसरे से। हाँ, प्यार, हेल्दी कंपटीशन है ना, किसी को गुस्सा आ जाए, गुस्से में मारपीट नहीं कर सकता, गुस्से मारपीट करेगा भाई बाहर निकल दिया जाएगा कान पकड़ करके। दुर्योधन भीम से हारने लग गया, भीम दिए जा रहा, प्यार में दिया जा रहा, वो प्रतियोगिता थी। अब दुर्योधन ने क्या करा, इससे तो मैं जीत नहीं सकता, इसका इमोशन मैनिपुलेट करो, इसको गुस्सा दिलाओ। गुस्सा कैसे दिलाया, कुंती के बारे में बोलना शुरू कर दिया उल्टा सीधा, उसकी मां के बारे में। अब जैसे किसी के बारे में, किसी की मां के बारे में उल्टा सीधा बोलोगे, भैया वो तो बम के गई, भीम बम गया। भीम जब बम का, तो अभी तो प्यार मोहब्बत से प्रतियोगिता में मर रहा था, लेकिन जब बम का तो एकदम धड़म दिया जा रहा था, बाकी सारे देखने वालों को लग गया, तो बहुत सीरियसली मार रहा है, तो मर जाएगा दुर्योधन से। तुरंत हॉर्न बजाया गया, बोला भीम है, गड़बड़ कर रहे, निकालो इसको भीम को बाहर। दुर्योधन जीत गया, भीम हार गया। इसी तरीके से भीष्म सबसे ताकतवर, भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र ने न जाने कितनी बार भीम से वचन लिया होगा अपने फेवर में कि तातश्री आप ही तो हो यहाँ के, सब कुछ करता था, आपके बिना कुछ नहीं है, आप मुझे एक वचन दे दो कि जब भी पांडवों और कौरवों में कुछ होगा आप लड़ोगे मेरे दुर्योधन के साइड से, बस मेरा इतना वचन दे दो, और कुछ नहीं, मुझे आपसे कुछ और कुछ नहीं चाहता। तातश्री बोले ठीक है भैया, अपना बच्चा है दुर्योधन, देते तुमको वचन। उनको क्या पता था दुर्योधन थोड़ा कांडी हो जाएगा बाद में जाकर के। दोस्तों में अक्सर नहीं होता है, तो मेरा दोस्त नहीं है, भाई नहीं है, बात नहीं मानेगा, सिगरेट पिलाने के लिए, दारू पिलाने के लिए, उटपटांग पार्टी करने के लिए। नया आदमी सिगरेट के नशे में कैसे पड़ता है, दारू के नशे में कैसे पड़ता है, पड़वाने वाला कौन होता है, दोस्ती तो होते हैं। ऐसा आदमी कभी नहीं आता जिससे आप नफरत करते हो, जो आपका दुश्मन है, जिसको आप जानते ही नहीं हो। सारा नशेड़ी भंगेड़ी अगर कोई बनता है तो दोस्तों की वजह से बनते हैं, और वो दोस्त भी रावण है, वो दोस्त नहीं है। इमोशनल करा के आपको पहली बार कष्ट लगवाता है, भाई की बात नहीं मानेगा, भाई तेरा भाई बोल रहा है आज तेरे भाई का बर्थडे है, एक पैक लगा ले, अरे भाई बोल के बर्थडे में आपको नरक में ठेल दिया। वो इमोशन का इस्तेमाल मैनिपुलेट करने के लिए करना सीखो, लेकिन गलत इरादे से नहीं। जैसे वो भाई बोल करके दारू की लत लगा दी, ऐसा वाला काम नहीं। पॉइंट नंबर 6, प्रैक्टिस यू स्पीकिंग। हम बातचीत करने की कला की बात कर रहे हैं ना, यानी कि स्पीकर
स्टेज स्पीकर, लोगों के सामने अपनी बात रखना है। सर एक एक्सट्रीम लेवल की प्रैक्टिस की जरूरत है इसके लिए। अच्छा स्पीकर, अच्छा बोलने वाला, अच्छा संवाद वक्ता अगर आप बनना चाहते हो, जैसे किसी भी चीज के लिए प्रैक्टिस, अगर मैथमेटिशियन बनना है तो मैथ के लिए प्रैक्टिस, साइंटिस्ट बनना है तो साइंस की प्रैक्टिस, तबला वादक बनना है तो तबले की प्रैक्टिस, सचिन की तरह क्रिकेटर बनना है तो क्रिकेट की प्रैक्टिस, उसी तरीके से अगर आपको स्पीकर बनना है, और सेल्स के प्रोफेशन में तो भैया बिना स्पीकिंग काम ही नहीं हो सकता, तो इसकी प्रैक्टिस करनी भी जरूरी है। कहां प्रैक्टिस करोगे? आज के टाइम में बहुत आसान है, पहले के टाइम में तो बड़ा मुश्किल था। 4 लोगों को इकट्ठा करके उनके सामने बोलने थोड़ी जाओगे, पहले तो यही करना होता था। आज के टाइम में यूट्यूब पे बोलना शुरू कर दो, फेसबुक पे बोलना शुरू कर दो, कौन रोक रहा है? क्या डर लगता है? 4 लोग मजाक उड़ाएंगे, उड़ाएंगे। आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम का, अगर सबसे बड़ी समस्या का अगर डर होगा इस चीज में, स्पीकिंग की प्रैक्टिस करने में, तो यही डर होगा कि लोग क्या कहेंगे। अरे मैं जो वीडियो बनाऊंगा मेरा पड़ोसी देख लेगा, मेरा दोस्त देख लेगा, मेरा वो देख लेगा, वो देख लेगा, मजाक उड़ाएंगे। इसी डर से लोग नहीं बना पाते, इसी डर से लोग नहीं बनाते। हाँ, 99% लोगों का डर यही होता है कि लोग क्या कहेंगे। भाई देखो, मजाक अगर आपका उड़ता है ना, उसमें एक चीज, सबसे अच्छी चीज मालूम क्या होती है? सबसे अच्छी चीज, जैसे ही आपका मजाक उड़ता है उसके बाद मजाक उड़ने का डर खत्म हो जाता है। गिरने के बाद सबसे अच्छी चीज ये होती है कि गिरने का डर खत्म हो जाता है। तो अगर किसी चीज का आपको डर है कि इसके बाद मेरा मजाक उड़ेगा, तुरंत कर डालो उसको, क्योंकि इस डर की वजह से कितने सालों से आपने अपने पोटेंशियल को रोका हुआ है, अपने काम को आपने रोका हुआ है, वो तुरंत कर डालो। किसी ने मजाक उड़ा दिया ना, डर खत्म हो जाएगा। जैसे बच्चे को थप्पड़ से डर तभी तक लगता है जब तक उसको थप्पड़ पड़ा ना हो। आपने देखा होगा ना, कई बार घरों में ऐसा माहौल होता है कि बच्चा मां से डरना बंद कर देता है, क्योंकि मां उसको रोज थप्पड़ पे थप्पड़ थप्पड़ पे थप्पड़। अब बाप से थोड़ा डरता है बच्चा। क्यों? बाप से क्यों डरता है? कि बाप ने कभी थप्पड़ लगाया नहीं, बाप की बातों बाप आंख से डरा देता है। अब बाप से वो इसलिए डर रहा है कि थप्पड़ कहीं पड़ ना जाए। बाप से भी अगर 4-5 थप्पड़ उसको पड़ने लग गया तो फिर बाप से भी डर खत्म हो जाएगा, हो सकता है। सर, लोगों के मजाक उड़ने का डर तब तक है जब तक लोगों ने मजाक उड़ाया नहीं। उड़वा लो ना, स्पीकर बन जाओगे, इतनी बड़ी उपलब्धि, उड़वा लो, क्या जा रहा है। वैसे भी किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए ना, सबसे बड़ी बाधा जो जिंदगी में होती है वो 2 होती है। ध्यान से सुनना जो कह रहा हूं। दुनिया में कोई भी बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए 2 सबसे बड़ी बाधा होती है। एक तो आपका दोस्त, दूसरा आपका रिश्तेदार। यही सबसे बड़ी बाधा होती है, क्योंकि मजाक उड़ाने का डर भी तो यहीं से होता है। अनजान आदमी कुछ भी बोले से क्या मतलब। इसलिए एक और सत्य बताता हूं आपको, ये जितने भी महान लोग दुनिया में होते हैं ना, उनके दोस्त होते नहीं है। दोस्त होते हैं तो काम के बस ऐसे ही होते हैं, हल्के फल्के वाले। हाँ, अरे एग्जाम्पल दूं आपको, भगवान श्री कृष्ण का कौन सा दोस्त आपने देखा है एकदम लंगोटिया हमेशा साथ में रहता था उनके, जहां भी चल रहा है कृष्ण जा रहे हैं, अकेले जाते थे, वो दोस्ती नहीं था। अब्दुल कलाम आजाद का कौन सा एकदम क्लोज मित्र, फास्ट फ्रेंड आपको याद है? बताओ। सुभाष चंद्र बोस का कौन सा आपको फास्ट फ्रेंड याद है? बताओ। महात्मा गांधी का कौन फास्ट फ्रेंड आपको याद है? बताओ। एलॉन मस्क का कौन फास्ट फ्रेंड याद है आपको? बताओ। जेफ बेजोस का कौन फास्ट फ्रेंड याद है आपको? बताओ। भगत सिंह का कौन फास्ट फ्रेंड आपको याद है? बताओ। सर, ये जो फास्ट फ्रेंड वाला कंसेप्ट है ना, दोस्त वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये तब तक ही होता है जब आदमी एवरेज है। लेकिन जैसे ही वो अपने आप को एवरेज से निकल के महान लोगों की कैटेगरी में लेकर जाना शुरू कर देता है ना, सर, उसका तेज इतना प्रताप प्रचंड होने लग जाता है, इतनी गर्मी उसकी बातों से, उसके शरीर से उत्पन्न होने लग जाती है कि उस गर्मी को मैच करने के लिए कोई दोस्त आसपास टिकता ही नहीं। वो आपसे अलग होने लग जाएंगे, उनको आपकी बातें समझ में नहीं आएगी, उनको आप पागल दिखने लग जाओगे, उनको आपका बिहेवियर अजीब लगने लग जाएगा, वो छोड़ देंगे आपको, अलग हो जाएंगे, भाग जाएंगे। इसका मतलब समझो, आप तरक्की कर रहे हो, ऊपर जा रहे हो। किसी भी महान आदमी का दोस्त नहीं होता। दोस्त होता है तो नाम आदमी का काम होता है। दोस्त एवरेज लोगों के होते हैं। और डर उसी का आपको है, ये क्या बोलेगा, क्या बोलेगा यार। छोटे लोगों के दोस्त होते हैं, बड़े लोगों के दोस्त नहीं होते। बड़े लोगों के सिर्फ मतलब के दोस्त होते हैं। कुछ काम करवाना है, अरे जरा सिफारिश लगवाओ अंबानी से, जरा मोदी जी को कुछ काम करवाना है, सिफारिश लगवाओ। फिर वहां पे हाथ जोड़ते हुए लोग आते हैं। अरे जब कामयाबी हासिल हो जाती है ना, तो दुनिया आपसे दोस्ती करने के लिए आएगी अपने मतलब के लिए। लेकिन अगर आप कामयाब नहीं हो तो अच्छे दोस्त भी अपने दोस्त भी छोड़कर चले जाते हैं। आपके गांव का कोई आदमी अगर आपको सड़क पर रिक्शा चलाते हुए दिख जाए, सर, बात करना पसंद नहीं करोगे। और स्पेशली अगर 4 दोस्त आपके साथ हैं, नजर फेर करके आप चले जाओगे। दोस्त मजाक उड़ाएंगे, तुम्हारे गांव को तुम्हारे रिक्शे वाले तुम जानते हो। लेकिन पता चल गया कि आपके गांव का कोई आईपीएस बन के आपके शहर में पोस्टिंग हुआ है, 4 दोस्तों को लेकर के जाओगे, अरे मेरे गांव के हैं, मेरे भैया, भैया नहीं है लेकिन रिश्ता निकलवा लेंगे, भैया मेरे फूफा के लड़के की ये है। जाओगे, भैया हम आपके वहां पड़ोसी पीछे रहते थे, आपने बचपन में 2 दिन थाप भी लगाया था हमको, हम वही, हाँ वही जो चड्डी में घूमते थे, हाँ वही वही। कामयाब हो जाओ, दुनिया भर के लोग दोस्ती करने के लिए हाथ जोड़ करके आएंगे, लेकिन निकम्मे नक्कारे रहोगे, अपने दोस्त भी छोड़कर चले जाएंगे। सर, कटु सत्य है, यही सत्य है, मान लो इसको। और कह लेने दो ना जो आज जो भी कहते हैं तुमको। अगर सच में उनकी बातें चुभती है तो याद रखना दोस्त, तुम्हारी कामयाबी से मजबूत तमाचा उनके लिए कुछ हो नहीं सकता। मैं तो देखो कहता हूं, 2 चीज हमेशा याद रखना लाइफ में, बस 2 चीज। एक, मंजिल पाने की आस, दूसरा खुद में विश्वास। बाकी सब बकवास, घंटा फर्क नहीं पड़ता, भाड़ में जाए सब, कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान देखता है ना, वो सब देखता है। वो बस फैसले कई बार कुछ देर से करता है, क्योंकि दरअसल वो परख रहा होता है
कि तू और कितनी देर तक लड़ता है। नेक्स्ट पॉइंटर, अननेसेसरी बातों को इग्नोर करना शुरू करो। सर दुनिया भर के आधे से ज्यादा लफड़े, आधे से ज्यादा कोर्ट केसेस सिर्फ इसलिए हो जाते हैं कि उसने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, उसने मेरे साथ ऐसा कैसे व्यवहार कर दिया। दो खानदान के बीच बड़ी सी दीवार खींची हुई है, क्यों? क्योंकि हमारे परदादा के परदादा को उसके परदादा के परदादा ने कुछ बोल दिया था, इसलिए बड़ी सी दीवार खींच दिया। हम उसके घर नहीं जाते। सर जब इरादा समंदर लांघने का हो ना, तो नदियों की लंबाई नहीं नापा करते। जब इरादा समंदर से लड़ने का हो ना, तो नदियों की बातों को बुरा नहीं माना करते, उनको इग्नोर करते हैं और कुछ नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। जब सूरज की रोशनी धरती पर पड़ती है ना, तो जितने भी लोगों के घर में दिया बाती सब जल रहा होता है, सूरज उनको बुझाने नहीं आता, लोग खुद ही उस दिया बाती को बुझा देते हैं। अरे भैया सूरज की रोशनी आ गई, इससे प्रचंड और कौन। इसी तरीके से आपको अगर कई बार यह लगता होगा कि उसने मेरे को यह बोल दिया और उसने सुन लिया, वो क्या सोचेगा, इसने मुझे यह बोल दिया। सर इसकी परवाह तभी तक है, वो आदमी इसकी परवाह तभी तक करेगा जब तक आप कुछ हो नहीं। जिस दिन आपका लेवल इतना बड़ा हो गया, इतने बड़े आदमी आप बन गए हो, कोई आदमी आपको कुछ बोल रहा है ना और आपको दूसरे वो भी समझ जाए फालतू आदमी उसको बोल रहा है। कोई मोदी जी की बुराई करे, मोदी जी 4 गाली दे मोदी जी को, सुनने वाला भी कहेगा है तू तो यही गाली दे सकता है, मोदी की बात मोदी के सामने तो थोड़ी बोल पाएगा कुछ। ऐसा सूरज बनो, ऐसा सूरज जब आपकी रोशनी लोगों तक पहुंचे, जब आपका प्रचंड रूप लोगों तक पहुंचे, तो कहने वाले आपस में एक दूसरे को निपटा दें, आपको कुछ करने की जरूरत ना पड़े। अभी कुछ दिनों पहले मैं एक इंटरव्यू देख रहा था सोनू निगम का, आपकी अदालत, वो रजत शर्मा वाला होता है ना, तो कई सारे सवाल जवाब वो कर रहा था, रजत शर्मा जो करते हैं। तो सोनू निगम से एक सवाल ये किया था कि आपने आजान के बारे में बोल दिया था कि सुबह सुबह जो आजान पड़ता है उससे मेरी नींद खराब हो जाती है। तो सोनू निगम ने बड़े अच्छे से जवाब दिया कि मैंने किसी धर्म स्पेसिफिक नहीं किया था, उसका जो भी तर्क रहा हो अच्छे से उसने समझा दिया कि ना मैंने हिंदू को टारगेट किया ना मुसलमान को टारगेट किया, ऐसा कुछ भी नहीं था, मेरा इंटेंशन कुछ और था, वो उसने बताया। तो इसी बीच रजत शर्मा ने कहा था कि मिका का भी आप पर कमेंट आया था कि उसने बोला था कि अपना घर बदल लो। तो सोनू निगम का रिएक्शन क्या था मालूम? तो कौन मिका, ये कौन है? जनता हंसने लग गई, जनता हो। दरअसल ऐसा नहीं कि वो मिका को नहीं जानता होगा, इग्नोर मार दिया। दरअसल उसने बता दिया ये वर्ड बोल के कौन मिका, कि मिका की औकात नहीं मेरे सामने कुछ ऐसा। सोनू निगम ने बता दिया। छोटे लोगों को एहसास करा देना कि तुम छोटे हो, इसका बेस्ट तरीका इससे कुछ नहीं होता, उनकी बात को इग्नोर मार दो। खल जाएगा, उसको खल जाएगा, अंदर से जल जाएगा, अरे मेरी बात का वैल्यू दे रहा है। महात्मा बुद्ध को एक बार गांव वाले रोक करके, गुजर रहे थे कहीं से, गांव वाले ने रोक करके गाली उली देना शुरू कर दिया है, तुम डोंगी हमारे लोगों को उल्टा सीधा पाठ पढ़ाते हो, खूब गाली उली दिए। महात्मा गांधी मुस्कुरा रहे थे, महात्मा बुद्ध मुस्कुरा रहे थे। तो ये जो लोग गाली दे रहे थे टेंशन में आके गाली देते थे, अरे कैसा आदमी है, हम इतना इसको गाली दे रहे हैं, मुस्कुराया जा रहा है। करे काहे मुस्कुरा रहे भाई, तुमको गाली उली समझ में नहीं आ रहा क्या, दूसरे भाषा में दें गाली तुमको? तो महात्मा बुद्ध बोले कि तुम्हारे घर में अगर कोई गेस्ट आता है और वो गेस्ट को तुम मिठाई ऑफर करते हो और वो गेस्ट मिठाई नहीं लेता है तो तुम क्या करोगे? बोले मिठाई रख लेंगे अपने पास, और क्या वो नहीं लेगा तो। बोले इसी तरह कि तुम मुझे अपशब्द जो कह रहे हो वो मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, तो किसके पास गया वो अपशब्द? इतना सुनते ही लोगों की आंखें फट गई, पैर में गिर गया, अरे भाई बहुत बड़ा आदमी लग रहा है, तो ज्ञानी आदमी है, बहुत की बात कर दी इसने। हाँ आदमी चरणों में गिर जाएगा, किलस कर मर जाएगा, इग्नोर मार दो। कौन है मैटर करता है, कौन बोल रहा है, बोलने वाला निकम्मा नकारा कोई ऐसे इग्नोर। देखो मुकेश अंबानी जैसा आदमी कभी किसी की बुराई नहीं करेगा, फुर्सत ही नहीं है, इतना काम है उसको। भैया भारत का सबसे अमीर आदमी है, उसको वर्ल्ड का सबसे अमीर आदमी, कितना कुछ लक्ष्य लेकर काम कर रहा है वो, इधर उधर की बातों पे ध्यान देगा, साइड मारो, इग्नोर मारो। नेक्स्ट पॉइंटर, लोगों की नाक को कभी परमानेंट मत लिया करो। ये सेल्स प्रोफेशन में देखो बहुत काम आता है। लोगों की नाक को कभी परमानेंट मत समझो और लोगों की हां को कभी परमानेंट मत समझो, क्योंकि एक आदमी का मूड दिन में 6 बार बदलता है। शुरुआत में मैंने एग्जांपल दिया था कि जब लड़का कोई ऑफिस पहुंचा, बॉस की डांट खाई, उस वक्त आपने फोन कर दिया कि मेरे प्रोडक्ट का डेमो देख लो जरा, नया लॉन्च हुआ है। 4 गाली देकर के फोन रखेगा, बोलेगा आज इस फोन मत करना, हो सकता है नंबर ब्लॉक कर दे। लेकिन उसी लड़के को शाम के समय वही बॉस बुलाकर जरा शाबाशी देता है, सॉरी बोलता है कि सुबह सुबह तुमको डांट दिया था मैंने, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, गलती दरअसल मेरी थी। 4 आदमी के सामने ले जाकर के उसको और कंधे पर ठपटवाता है, पीठ ठपटवाता है, शाबाशी देता है। अब उसका मूड बेहतरीन हो गया है। और एक दूसरा सेल्स पर्सन जब उसके सामने कॉल करता है अपने प्रोडक्ट डेमो के लिए, सर तुरंत उसको अपॉइंटमेंट मिलेगा। हो सकता है बोले अभी 1 घंटे में आ जाओ ना ऑफिस, यही बात करते हैं, हाँ देख लेते क्या है। ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, सुबह जो डांटा अब उसको छोड़ देगा, भाई अरे ये तो बाद में ठीक नहीं है, ठीक बोलता नहीं है, इससे अब दोबारा बात नहीं करेंगे। अरे शाम को दोबारा फोन मिलाओ ना,
उस टाइम में अगर आपने फोन मिलाया होता तब का काम हो जाता ना। हो सकता है सॉरी अलग से बोलता, अरे यार सॉरी, तुमको सुबह थोड़ा मूड खराब था ना इसलिए थोड़ा ज्यादा बोल दिया, अभी मेरा मूड ठीक है, सॉरी यार, सॉरी सॉरी। आदमी अपने मूड के हिसाब से रिस्पॉन्ड करता है। आदमी की ना कभी परमानेंट ना नहीं होती, किसी की हाँ भी परमानेंट हाँ नहीं होती। वो फिल्मों में डायलॉग सुना होगा ना, लड़की हंसी तो फंसी। गर्लफ्रेंड के पीछे कितना बेताब रहते थे कॉलेज में, स्कूल में, ना बोले, चप्पल मारे, उल्टा सीधा बात सुनाए, लेकिन फिर भी लगे रहते थे, फिर भी लगे रहते थे। क्यों? पता है कि एक ना एक दिन इसका मूड बदलेगा, एक ना एक दिन इसके दिल में मेरे लिए प्यार हो जाएगा, लगे पड़े लगे पड़े लगे पड़े। तो कस्टमर प्रोस्पेक्ट भी ऐसा होता है, छोड़ने का नहीं। और हाँ भी बोला है तो इसको परमानेंट मत समझ लेना। हाँ मैं ले लूंगा तुम्हारा प्रोडक्ट, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, परसों लेता हूँ ना, बहुत बढ़िया लगा तुम्हारा प्रोडक्ट। हाँ आप बोलोगे हाँ उसने तो हाँ बोल दिया, परसों ले लेगा, उसके पास पैसा आएगा। अरे परसों मूड बदल जाएगा तो नहीं लेगा, वो पैसा होने के बाद भी नहीं लेगा। सेल्स में तो इसीलिए इंस्टेंट बोलते हैं, तुरंत क्लोजिंग तुरंत होना चाहिए। कस्टमर के ना परमानेंट है ना हाँ परमानेंट है, तुरंत। एक आदमी को चिट्ठी मिली कि संता तुम्हारी बेटी मर गई। वो टेंशन में आ गया, 100 माले पे खड़ा था, वहीं से कूद लगा दिया। जब वो गिरते 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 50वीं माले तक आया तो उसको ख्याल आया, अरे मेरी तो शादी नहीं हुई अभी तक। माय गॉड। जब और गिर रहा था, शादी नहीं हुई तो बेटी कहां से हुई। जब वो गिरते गिरते 10वें माले तक आया, अरे वाह मेरा नाम तो संता है, ये नहीं है, मेरा तो नाम बनता है। टाइमिंग का खेल है सर, किस समय बोला गया वो सब टाइमिंग का खेल है। खरगोश और आम वाला सुना कि नहीं? एक बच्चे से टीचर ने बोला, मान लो तुम्हारे पास 3 खरगोश पहले से हैं, मैंने 3 और खरगोश दे दिया तो तुम्हारे पास कितने खरगोश? बच्चा बोला 7 खरगोश। 3 खरगोश और 3 और दिए तो 6 हुए ना, 7 कैसे हो गए? तो टीचर ने बोला चलो इसको दूसरे तरीके से पूछते हैं, तुम्हारे पास 3 आम, मैंने 3 आम और, टोटल कितने हो गए? तो बच्चा बोला 6। तो बोले आम में तो तुमने ठीक जवाब दिया, खरगोश में क्यों नहीं बोला? बच्चा बोला 1 खरगोश तो मेरे पास पहले से घर में और है, 3 आपने और दे दिए, 3 आपने और दे दिए, तो टोटल 7 हो गए। तो शब्दों का खेल कुछ ऐसा है सर, आप किस मनसा से पूछ रहे हो, आप किस मनसा से बता रहे हो, आप किस मनसा से बातचीत कर रहे हो, और सामने वाला किस मनसा से, किस परिस्थिति से समझ रहा है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम सही बात भी बोलते हैं, लेकिन गलत समय या गलत तरीके से बोलने की वजह से लोग हमें गलत समझ लेते हैं। आज की वीडियो में सागर सिन्हा सर ने हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है कि जिंदगी में सफल होना है तो सिर्फ क्या बोलना है ये नहीं, बल्कि कब, कहां और कैसे बोलना है ये भी आना चाहिए। सागर सिन्हा सर कहते हैं कि जिस इंसान को बोलने की समझ आ जाती है वह हर जगह सम्मान पाता है। अगर आप सही समय पर सही शब्द चुनते हैं तो वही शब्द लोगों के दिल तक पहुंचते हैं, लेकिन अगर आप बिना सोचे समझे बोलते हैं तो वही शब्द रिश्तों को भी खराब कर सकते हैं। इसलिए बोलने से पहले 3 बातें जरूर सोचिए, क्या बोलना है, किससे बोलना है और कैसे बोलना है, क्योंकि कई बार खामोशी भी सबसे ताकतवर जवाब होती है और कई बार एक सही शब्द आपकी पूरी छवि बदल सकता है। अगर आप इन छोटी छोटी बातों को समझ गए तो यकीन मानिए लोग आपकी बातों को सिर्फ सुनेंगे ही नहीं बल्कि आपको सम्मान भी देंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप भी सागर सिन्हा सर के फैन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।